अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने मज़ीद तस्दीक की खातिर इसकी आंखों को खोलकर देखा तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। उसकी आंखों का रंग बादामी था। गुज़िश्ता रात जब वो मेरे क्वार्टर पर आई थी तो मैंने इसकी सैंडलें, आंखें और चांदी का यही छल्ला देखा था। ये छल्ला भी एक इत्तेफाक के तहत मुझे उसके बाएं हाथ में नजर आ गया था, वरना इस अल्लाह की बंदी ने तो खुद को इस तौर सरतापा चादर में लपेट रखा था कि इसका एक रुआं भी देखना मुमकिन नहीं था। मैं उठकर खड़ा हो गया। वहां पर जमा होने वाले अफराद की तरफ मुतवज्जा होते हुए मैंने इनसे पूछा, तुम में से कोई शख्स इस औरत को जानता है? सबने नूरी की लाश की तरफ देखा। इसके बाद वो सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर नफी में गर्दनें हिलाते हुए लाश की शनाख्त से इनकार कर दिया। अगर वो लोग नूरी को नहीं जानते थे तो उसका यही मतलब था कि नूरी का ताल्लुक अहमदनगर जुनूबी से नहीं था। इस सूरत हाल ने मेरे जहन को बुरी तरह उलझा दिया। नूरी गुज़िश्ता रात अपनी मजलूमियत की दुख भरी दास्तान सुनाने मेरे पास आई थी और उसने खुद को कांस्टेबल मुस्तफ़ा की बीवी जाहिर किया था। न सिर्फ बीवी बल्कि वो खुद को मुस्तफ़ा के 2 बच्चों जावेद और निगहत की माँ भी कह रही थी, जबकि मुस्तफ़ा बेचारे की अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैंने अभी तक मुस्तफ़ा को नूरी की स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब बताने का वक्त आ गया था। मैं थाने में मुस्तफ़ा से गुफ्तगू करते हुए इसी तरफ आ रहा था कि औरत के कत्ल की इत्तला ने इस मौजू को मौकूफ़ करने पर मजबूर कर दिया। मुस्तफ़ा से बात करने से पहले मैंने एक इंतहाई ज़रूरी काम की तरफ तवज्जो दी। वहाँ मौजूद लोगों की जानिब देखते हुए मैंने तहक़माना अंदाज में पूछा, तुम सब लोग जुनूबी के रहने वाले हो या तुम में से कोई बंदा शुमाली से भी ताल्लुक़ रखता है? जवाब में मुझे बताया गया कि वो सब अफराद जुनूबी से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने एक नौजवान को अपने पास बुलाया और पूछा, जवान तुम्हारा नाम क्या है? फरजंद अली, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, फरजंद अली, तुम भागकर अहमदनगर शुमाली जाओ और वहाँ से 4-5 बंदों को अपने साथ लेकर फ़ौरन यहाँ आ जाओ ताकि लाश की शनाख्त का मसला तो हल हो। अच्छा जी, मैं जाता हूँ, वो बड़े अज़्म से बोला। मैंने ताकीद की, देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट जाओ और फ़ौरन से पेशतर आ जाओ। होने गया तो होने आया जी, उसने चुटकी बजाई और वहाँ से रवाना हो गया। मैं फिर इन लोगों की तरफ मुड़ा और पूछा, ये खेत किसकी मिल्कियत है? मेरा इशारा इस खेत की सिमत था जहाँ हम इस वक्त खड़े थे। एक शख्स ने जवाब दिया कि ये खेत बाबा जलालुद्दीन के हैं। इस शख्स की बात ख़त्म हुई ही थी कि पक्की उम्र का एक बाबा आगे बढ़ा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं हूँ जी जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के नाम से अपना तारुफ कराने वाले इस शख्स की उम्र 65 के करीब रही होगी। वो एक जफाकश और सेहतमंद बूढ़ा था, रंग सांवला और सर पर पगड़ी। इसने छोटी छोटी सी दाढ़ी भी रखी हुई थी जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, जो इसकी शख्सियत को पुरअसर बना रहे थे। मैंने जलालुद्दीन नामी जमींदार को मुखातिब करते हुए कहा, बाबा क्या तुम्हारे पास कोई चादर या कोई दूसरा कपड़ा है? वो गया और एक चादर लेकर वापस आ गया। मैं पट्ठों के लिए चादर लेकर आया था। उसने वो चादर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप ले लें। मैंने बाबा जलालुद्दीन के हाथ से वो चादर ली और इसे फैलाकर नूरी की लाश पर डाल दिया। फिर बाबा जलालुद्दीन से पूछा, तुम्हें कब पता चला इस वारदात के बारे में? ये बात शायद मैं आपको बताना भूल गया कि नूरी की लाश को बाबा जलालुद्दीन ने दरियाफ्त किया था और इसी ने अपने बेटे सुल्तान को थाने दौड़ाकर इस सानहे की इत्तला दी थी। जलालुद्दीन ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैं और मेरा बेटा सुल्तान आज सुबह हस्ब मामूल खेतों में आए और अपना काम शुरू कर दिया। पहले हमें अपने मवेशियों के लिए पट्ठों वगैरह का बंदोबस्त करना था, लिहाजा हम इसी काम में जुट गए। मैं दराती से पट्ठे काटता हुआ खेत के अंदर आगे ही आगे बढ़ रहा था कि इस औरत की लाश पर मेरी नज़र पड़ गई। उसने इशारे से नूरी की लाश के बारे में बताया और एक झुरझुरी लेते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने इसी वक्त काम को रोक दिया और अपने बेटे को आवाज़ देकर इधर आने को कहा। सुल्तान इस वक्त खेत के दूसरे हिस्से में पट्ठे काट रहा था। मेरी पुकार पर वो भागता हुआ इस तरफ आया और फिर लाश को देखकर वो भी बुरी तरह खौफजदा और परेशान हो गया। हम थोड़ी देर तक इस लाश के बारे में गौर करते हुए डरते सहमते रहे। फिर हमने आसपास के खेतों में काम करने वालों को अपने पास बुला लिया।
इन्हीं अफराद में से किसी ने मशवरा दिया, हमें फौरन थाने में इस वाक़े की इत्तला पहुंचाना चाहिए। चुनांचे मैंने सुल्तान को आपकी तरफ दौड़ा दिया। बाबा जलालुद्दीन के बयान में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे इस लाश के बारे में कोई मुफीद मालूमात हासिल हो सकती। मैंने वहां मौजूद अफराद से फर्दन कुरेद कर मकतूला की शनाख्त के हवाले से बात की और मुख्तलिफ ज़ावियों से सवाल किए, लेकिन ऐसा कोई नुक्ता सामने न आया जिससे मकतूला की शनाख्त हो जाती या उसके कत्ल का मुहर्रिक जानने में कोई मदद मिल सकती। नूरी की शनाख्त का मामला लटक कर रह गया। मैं अगर नूरी कहकर उसका तस्करा कर रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसका नाम वाकई नूरी था। ये तो वो नाम था जो गुज़िश्ता रात उसने मुझे बताया था। इसके मुत्तहिद झूठों का पोल खुल जाने के बाद अब मुझे ये नाम भी फर्जी और बोगस ही मालूम हो रहा था। मैंने कांस्टेबल मुस्तफ़ा को एक तरफ बुलाया और दूसरे लोगों से थोड़े फासले पर खड़े होकर हम धीमे लहजे में बातें करने लगे। मैंने मुस्तफ़ा से इस्तफसार किया, क्या तुम मकतूला को नहीं जानते? मलिक साहब, अगर मुझे इस बदनसीब औरत के बारे में एक लफ्ज़ भी पता होता तो मैं खामोश न रहता। कांस्टेबल ने गहरी संजीदगी से कहा, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसे देखा है। इसका नाम गालिबन नूरी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुस्तफ़ा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर उलझन ज़दा अंदाज में बोला, नूरी? ये नाम तो पहले भी आपने मेरे सामने लिया था। हाँ, मुझे याद आ गया। आपने पूछा था क्या नूरी मेरी बीवी नहीं? इसकी आंखों में नजर आने वाली उलझन में कई गुना इजाफा हो गया और वह हैरत भरे लहजे में बोला, मलिक साहब, ये नूरी का क्या चक्कर है? चक्कर तुम्हारे सामने है, मैंने नूरी की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो दोनों हाथों से अपना सर थामते हुए बोला, मलिक साहब, खुदा के वास्ते मुझे आसान अल्फाज में समझाएं, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुस्तफ़ा, इस औरत ने मुझे अपना नाम नूरी बताया था और गुज़िश्ता रात ये तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे क्वार्टर में आई थी। इसका दावत था कि ये ना सिर्फ तुम्हारी बीवी है बल्कि इसके बतन से तुम्हारे 2 बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। इसलिए आज सुबह मैं तुमसे इस किस्म के सवालात कर रहा था। वो ताज्जुब खेज नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा इस औरत ने खुद को मुझसे मंसूब करके इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं तो इसे जानता तक नहीं। ये झमेला फ़िलहाल मेरी समझ से भी बाहर है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कांस्टेबल से कहा। मुस्तफ़ा, हम दोनों ने मिलकर इस औरत के राज तक पहुंचना है। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? मेरे आखिरी जुमले में बड़ा अहम और ताकतवर सवाल छुपा था। मुस्तफ़ा ने चौंक कर मेरी आंखों में देखा और गहरी संजीदगी से बोला, मलिक साहब, मैं ज़बानी कलामी आपको अपने काबिल भरोसा होने का यकीन नहीं दिला सकता। आप मुझ पर एतमाद करके कदम उठाएं और फिर मेरा अमल सब कुछ साबित कर देगा। मैंने सताइशी नज़र से मुस्तफ़ा को देखा और कहा, मुझे तुमसे किसी ऐसे ही जवाब की तवक्को थी। ज़बानी कलामी बढ़ चढ़कर बोलने वाले और बड़े बड़े दावे करने वाले बाद में बूढ़े और खोखले साबित होते हैं। मेरा ख्याल है मैं तुम पर एतबार करके कोई गलती नहीं करूँगा। आप मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, मुस्तफ़ा ने कहा, और ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इस तसल्ली के बाद मैंने कांस्टेबल मुस्तफ़ा को गुज़िश्ता रात अपने क्वार्टर में पेश आने वाले वाक़ये के बारे में तफसीलन बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, ये बात जहन में समा नहीं रही कि इस औरत ने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। यकीनन इस अमल के पीछे इसका कोई गहरा मकसद छुपा होगा। हमें अपनी कोशिश से इस मकसद तक ही तो पहुंचना है मुस्तफ़ा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और यह भी मालूम करना है कि इसका कातिल कौन है। मुस्तफ़ा ने गहरी नज़र से चादर के नीचे ढकी हुई नूरी की लाश की जानिब देखा और मुतफक्किर लहजे में बोला, मैं तो महसूस कर रहा हूँ इस औरत को किसी सोची समझी साजिश के तहत कत्ल करके बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। तुम बिल्कुल मेरे अंदाज में सोच रहे हो मुस्तफ़ा, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारी खूब निभेगी, एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए कहा। मुस्तफ़ा, असल मुजरिम वो है जिसने बड़े शातिराना अंदाज में नूरी को अपने किसी ख़ास मकसद या मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। नूरी का कत्ल भी इसी शख्स के ईमा पर किया गया होगा। हमें जल्द से जल्द इस मुजरिम जहन तक रसाई हासिल करना है। मुस्तफ़ा ने बड़े मायना खेज अंदाज में अपने सर को आसपाती जुम्बिश दी और कुछ सोचने के बाद बोला, मलिक साहब,
मकतूला का झूठ खुल जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि उसका नाम नूरी ही होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मुस्तफ़ा, ये कतई ज़रूरी नहीं है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। और जब तक मकतूला की मुकम्मल शनाख्त नहीं हो जाती, हम आपस में गुफ्तगू के दौरान इसे नूरी ही समझकर बात करेंगे। लेकिन कागजी कार्रवाई में हर जगह इसका नाम नामालूम मकतूला दर्ज होगा, मुस्तफ़ा ने कहा। बिल्कुल दुरुस्त, मैंने उस बात में सर हिलाया। इसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे अचानक इसे कोई अहम बात याद आ गई हो। पूछने लगा, मलिक साहब, ये मसला तो हल हो ही जाएगा, ये नूरी है या नारी? आप मुझे ये बताएं कि मेरी कौन सी शिकायत लेकर ये आपके पास पहुंची थी। मैंने कहा, मुस्तफ़ा, तुमने नूरी और नारी की अच्छी तरतीब पेश की है, ये मकतूला को पेश आमदा हालात पर पूरी तरह फिट बैठती है। फिर मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, ये मुझे बताने आई थी कि तुम बहुत जालिम और सफाक हो, इसे बुरी तरह मारते पीटते हो, बच्चों को भी बड़े फिरौनी अंदाज में डांट डपट करते हो, घर में खर्चा नहीं देते बल्कि अपनी सरकारी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा पराई औरतों पर लुटाते रहते हो। मैंने लम्हे भर को रुककर उसके तासुरात का जायज़ा लिया। वो ये बातें सुनकर ख्यालों की दुनिया में गुम हो गया था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, यह दुख भरी कहानी सुनाकर उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं तुम्हें समझाऊं और तुम्हारे कान खींचकर ऐसी डांट लगाऊं कि तुम बंदे दा पुत्र बन जाओ। बेचारी ये नहीं जानती थी कि कान खींचने से लंबे हो जाते हैं और कान खिंचवाकर डांट खाने वाला बंदा ढेंचू ढेंचू करने लगता है और बंदे तक खुर बन जाता है। मेरी इस लतीफ़ चोट ने इसको तसव्वुर की दुनिया से बाहर खींच लिया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, मलिक साहब, आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। ये बात तो तुम अब कह रहे हो ना, मैंने मायनाखेज़ अंदाज में कहा। अगर वाकई नूरी तुम्हारी बीवी होती और इसकी शिकायत पर मैं तुम्हारे कान भी खींच देता तो शायद तुम्हें मेरी ये हरकत मजाक ना लगती, बल्कि मेरी इस जाबिराना संजीदगी पर तुम मेरे लिए अपने दिल को मैला कर सकते थे। वो एक मरतबा फिर तसव्वुरात की नगरी में पहुंच गया। मैं इसकी महरूमी और नफसियाती मसले को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। बीवी के जिक्र पर इसकी महरूमी और नाकामी कुछ ज़्यादा ही शिद्दत से औद कर आती थी। इसकी मंगनी मुत्तइद बार टूट चुकी थी और शादी होने का नाम नहीं ले रही थी। लिहाजा इसकी बीवी का तस्करा इसे दुनिया तस्कीन और जहान राहत में पहुंचा देता था। थोड़ी देर के बाद फर्जंद अली वापस लौट आया। उसके साथ 3 और अफराद भी थे जिनका ताल्लुक अहमदनगर शुमाली से था। नूरी के कत्ल की इत्तला वहाँ तक पहुँच चुकी थी और वो लोग मेरे बुलाने पर नूरी की लाश की शनाख्त के लिए इधर आए थे। मैंने इनके नाम पूछे। इनमें से एक अहमद यार और दूसरा मोहम्मद मुश्ताक और तीसरा अली नवाज था। मैंने मुख्तसरन इन्हें नूरी को पेश आने वाले अंधोनाक वाक़ये के बारे में बताया। फिर लाश के करीब ले जाकर नूरी के चेहरे पर से चादर हटा दी। वो तीनों सनसनीखेज नज़रों से नूरी के मुर्दा चेहरे का जायज़ा लेते रहे। इस दौरान में इनके चेहरों पर नमूदार होने वाले तासुरात को मैं नोट करता रहा और इस कोशिश के नतीजे में मुझे सरासर मायूसी हुई। इनमें से किसी के चेहरे या आंखों में ऐसा कोई तासुर नहीं उभरा जिसे देखकर मैं ये कह सकता कि ये इसके सूरत आशना है। फिर अगले ही लम्हे उन्होंने मेरे अंदाजे की तस्दीक भी कर दी। मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। अहमद यार हतमी लहजे में बोला। मोहम्मद मुश्ताक बोला, मुझे तो ये किसी दूसरे इलाके की लगती है। अगर जुनूबी और शुमाली से इसका ताल्लुक होता तो मैं फ़ौरन इसे पहचान लेता। मैं एक और बात सोच रहा हूँ, अली नवाज ने गंभीर अंदाज में कहा। ये बात तो तय है कि ये औरत हमारे कस्बे से ताल्लुक़ नहीं रखती। मुमकिन है ये किसी के घर में मेहमान आई हुई हो। अली नवाज ने एक अहम नुक्ता उठाया था। मैंने इसकी बात पर गौर किया तो इस नुक्ते में मुझे अच्छा खासा वज़न नज़र आया। अगरचे ये नुक्ता इस कहानी से कोई मेल नहीं खाता था जो गुज़िश्ता रात नूरी ने मेरे क्वार्टर में आकर मुझे बताई थी। ताहम केस के इस पहलू को चेक करना ज़रूरी था। मैंने मौके पर मौजूद अहम और समझदार अफराद के बयान कलमबंद किए। इसके बाद अहमदनगर शुमाली और अहमदनगर जुनूबी के एक एक शख्स की ये ड्यूटी लगाई कि वो अपने अपने इलाके की मस्जिद में ये ऐलान करवाए कि अगर किसी शख्स के घर आई हुई कोई मेहमान औरत गायब है तो वो फ़ौरन थाने में इतला दे या फिर बराह रास्त मौके पर चला आए। ये एक तरह की मोहम सी कोशिश थी जिसके नतीजे में मकतूला की शनाख्त का 5% इम्कान था। इसके बाद मैं मौके की कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया।
आइंदा 1 घंटे में मैंने ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। मुशीनामा तैयार हो चुका था और थोड़ी देर पहले दोनों तरह की मसाजिद में मेहमान औरत की गुमशुदगी का ऐलान हो गया था, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली थी जिससे मकतूला की शनाख्त के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सकती। मैंने कुछ और देर चाय बकुआ पर रुककर इंतज़ार किया। जब किसी इत्तला की उम्मीद ना रही तो मैंने नूरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। जाए वारदात पर मेरा कोई काम नहीं रहा था, लिहाजा कांस्टेबल के साथ मैं वापस थाने आ गया। दोपहर के खाने के बाद मुस्तफ़ा मेरे कमरे में आ गया और हमारे दरमियान नूरी के कत्ल के साथ ही दूसरे मौज़ूआत पर भी बात होने लगी। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, मुस्तफ़ा, नूरी के साथ जो भी वाक़या पेश आया है वो इसके किसी दुश्मन का ही कारनामा हो सकता है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, हम उसके कातिल का सुराग नहीं लगा सकते। मलिक साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी इत्तेफाकिया हादसे का शिकार हो गई हो, किसी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला हो और इसकी मज़ाहमत पर कत्ल करके चला गया हो। मुस्तफ़ा ने अकल की घोड़े दौड़ाते हुए कहा, इस बात का भी इम्कान है कि नूरी ने हमलावर को पहचान लिया हो और इस डर से कि वो दूसरों को हमलावर के नाम बता देगी, इसने फौरी तौर पर नूरी की ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। इस ज़ाविये से मैंने भी सोचा था, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन फ़ौरन ही इस इम्कान को जहन से खारिज करना पड़ा। इस किस्म के मुजरमाना हमले के आसार नूरी की लाश पर कहीं नज़र नहीं आते, न ही चाय बकुआ पर दिखाई देते हैं। मैंने चंद लम्हात के लिए रुककर एक गहरी सांस ली, फिर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, मेरे ख्याल में नूरी को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है और कत्ल की ये वारदात गुज़िश्ता रात निस्फ शब के आसपास हुई है। चाय बकुआ पर करने वाला मकतूला का खून और कटी हुई शेरक बड़े वाज़े अंदाज पे इस जानिब इशारा करती है। क्या तुमने नूरी की गर्दन को गौर से नहीं देखा? देखा है मलिक साहब, वो कुछ सोचने के दौरान सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला, और मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर थोड़ा रुका, फिर उलझन ज़दा अंदाज में बोला, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि नूरी के कातिल तक पहुंचने के लिए आगाज़ कहाँ से किया जाए। ये बात मेरी समझ में आ चुकी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये बात कई ज़ावियों से ज़ाहिर और साबित शुदा है कि नूरी की लाश खेतों में जिस मकाम पर पाई गई है, इसे कत्ल भी इसी जगह पर किया गया है। कांस्टेबल मुस्तफ़ा गहरी दिलचस्पी से मेरी जानिब मुतवज्जा रहा। मैंने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसका वाज़े मतलब यही है कि कातिल भी इसके साथ इस मकाम तक आया था। लिहाजा मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ किया, फिर कहा, अगर हम किसी खोजी की मदद लें तो कातिल का खुरा हासिल किया जा सकता है। ओह, वो चौंक कर बोला, आप बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं मलिक साहब। फिर तजवीज़ देने वाले अंदाज में कहा, ये खुरा 2 मकामात से निकलवाना पड़ेगा जनाब। 2 मकामात? अब की बार मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मेरी निगाह का मतलब समझते हुए वजाहत से बताने लगा, मलिक साहब, गुज़िश्ता रात नूरी आपसे मिलने क्वार्टर पर आई थी और मिलने के बाद वापस भी गई थी। अगर इसके कदमों के निशानात का ताक़ुब किया जाए तो ये मालूम हो सकता है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई थी। इसने सांस लेने के कर से तवक्कुफ़ किया और फिर बात जारी रखते हुए बोला, इसी तरह चाय बकुआ से खुरा उठाने पर यह पता चल सकता है कि कातिल और मकतूला किस रुख से वहां पहुंचे थे और नूरी को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने किधर का रुख किया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा मलिक साहब? तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में दौड़ रहे हो मुस्तफ़ा, मैंने तौसीफ़ी अंदाज में कहा। इसकी हाजिर दिमागी ने मुझे मुतासिर किया था। मैंने इसी से पूछा, क्या कस्बा अहमदनगर में कोई खोजी वोजी भी पाया जाता है? कोई ऐसा वैसा जनाब? वो आंखें और हाथ एक साथ फैलाते हुए बोला। मैंने इस्तफसार किया, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो? जनाब, हमारे इलाके में एक बहुत ही पहुंचा हुआ खोजी है ताजदीन, वो 5 वक्ता नमाजी है। फिर तो वो इसमें बामुसम्मा हुआ ना, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। ऐसे नेक और परहेजगार शख्स से तो पहली फुर्सत में मिलवाओ मुस्तफ़ा। ठीक है जनाब, मैं आज ही से बुलवाता हूँ। तुमने कहा है कि ताजदीन बहुत ही पहुंचा हुआ खोजी है। मैंने कहा, क्या हम नूरी मर्डर केस में से कोई मदद ले सकते हैं? ज़रूर ले सकते हैं जनाब, कांस्टेबल ने पुरजोश लहजे में कहा।
अगर कुछ अरसा और ताजदीन यूं ही बेकार बैठा रहा तो उसे जंग लग जाएगा। रफीक सयाल ने तो इसे कभी खिदमत का मौका दिया ही नहीं। मैंने तयक्कुन से कहा, तुम फिक्र न करो मुस्तफ़ा, मैं ताजदीन के जौहर को ज़रूर आजमाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके तुम इसे मेरे पास ले आओ। खोज के काम में हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। कांस्टेबल मुस्तफ़ा उठकर खड़ा हो गया। मैं भी इसी की तरफ जाता हूँ, उसने पुरज़्म लहजे में कहा। इस वक्त वो मस्जिद ही में मिल जाएगा, ज़ोहर की नमाज का वक्त चल रहा है। मैंने पूछा कि खोजी ताजदीन शुमाली में रहता है या जनूबी में? शुमाली में जनाब, मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। उसका घर मस्जिद के करीब ही है। अगर वो नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकल भी गया तो मैं इसे घर में पकड़ लूँगा। ठीक है, तुम फ़ौरन उसकी तरफ रवाना हो जाओ। और वो रवाना हो गया। आधे घंटे के बाद कांस्टेबल मुस्तफ़ा खोजी बाबा ताजदीन के साथ मेरे सामने बैठा था। मैंने खोजती हुई नज़र से ताजदीन का जायज़ा लिया और इसकी शख्सियत में मुझे वो तमाम तासुरात और इशारे नज़र आए जो किसी भी माकूल और शरीफ नफ्स इंसान में मौजूद होते हैं। इसकी उम्र 60 के करीब थी। उसने मुनासिब दाढ़ी रखी हुई थी, लेकिन इस उम्र में भी इसकी दाढ़ी के तमाम तर बाल स्याह थे। सर पर इसने सफ़ेद टोपी पहन रखी थी। मैंने खंगार कर गला साफ किया और खोजी बाबा को मुखातिब करते हुए कहा, ताजदीन, तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैंने किस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी हाँ, आपके भेजे हुए कांस्टेबल ने मुझे कुछ तफसील तो बताई है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने कहा, जो तफसील बाकी बची है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बस तुम खुद को काम के लिए तैयार कर लो। ये तो आपकी इज्जत अफजाई है थानेदार साहब, वो तशक्कुराना नज़र से मुझे देखते हुए बोला। वो तशक्कुराना नज़र से मेरी जानिब देखते हुए बोला, वरना मैं तो समझ रहा था अब महकमा पुलिस को मेरे हुनर की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन आपके बुलावे ने उम्मीद जगाई है कि मेरी हड्डियां जंग लगने से बच जाएंगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुखबिर और खोजी हर दौर में महकमा पुलिस की ज़रूरत रहे हैं। इनकी अहमियत और हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। जब तक मैं इस थाने में हूँ, गाहे बगाहे तुम्हें ज़हमत देता रहूँगा। तुम फिक्र न करो ताजदीन, तुम्हारी हड्डियों को जंग नहीं लगने दिया जाएगा। वो ममनूनियत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। आइंदा 10-15 मिनट में मैंने इसे तफसील से आगाह करने के बाद ज़रूरी हिदायत दी और कहा, मैं कांस्टेबल मुस्तफ़ा को तुम्हारी मदद के लिए साथ भेज रहा हूँ। तुम अपने काम का आगाज़ कहाँ से करना चाहते हो? एक बात ये भी जहन में रखना कि ये काम निहायत ही राजदारी से होना चाहिए। राजदारी वाले मामले की तो आप फिक्र ही ना करें, वो यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला। और जहाँ तक काम के आगाज़ का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि मैं आपके क्वार्टर की तरफ पहले जाना चाहूँगा, और इसकी एक ख़ास वजह भी है। वो लम्हे भर को रुका। मैं खामोश सवालिया नज़र से देखता रहा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, खेतों की बनिस्बत आपके क्वार्टर की तरफ लोगों की आमदोरफ्त के इम्कानात ज़्यादा हैं, लिहाजा पहले उधर की ज़मीन को चेक करना होगा। यहाँ का खुरा ज़्यादा गैर महफूज है। वो एक माकूल और अमली वजह बयान कर रहा था। मैंने इसकी बात की तायीद कर दी। फिर मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए कहा, मुस्तफ़ा, ताजदीन अपना टेक्निकल काम करेगा, तुम इसकी ज़रूरी मदद के साथ ही अपनी आँखें और जहन को भी खुला रखना। अहमदनगर शुमाली और जनूबी में एक औरत के कत्ल और दरियाफ्त होने वाली इसकी लाश की खबर मशहूर हो चुकी है। चूँकि मकतूला का ताल्लुक शुमाली और जनूबी दोनों जगह से नहीं है, लिहाजा तुम्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और तबसरे सुनने को मिलेंगे। लोगों की बातों पर गौर करना ज़रूरी है। हो सकता है किसी की ज़ुबान से कोई ऐसी बात फिसल जाए जो मकतूला की शनाख्त और कातिल तक रसाई के सिलसिले में मददगार साबित हो। मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा मलिक साहब, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। मैं भी उठकर उनके साथ अपने क्वार्टर तक आया, क्योंकि खुरे का काम वहीं से शुरू होना था। मेरा क्वार्टर थाने के अकब में मशरक़ की जानिब वाक़ था और इसके पीछे एक खुला मैदान था, जहाँ शाम में कस्बे के नौजवान फुटबॉल खेला करते थे। मैदान के बाद अहमदनगर शुमाली के रिहायशियों के मकानात शुरू हो जाते थे। ताजदीन ने मेरे क्वार्टर के दाखिली दरवाजे से अपने काम का आगाज़ किया। 10 मिनट तक वो बड़े माहिराना अंदाज में वहाँ की ज़मीन का मुआयना करता रहा। मैं इसे नूरी के बारे में तफसीलन बता चुका था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, थानेदार साहब, आपके क्वार्टर तक आने जाने वाले बहुत से कदमों के आसार मौजूद हैं, जिनमें ज़ाहिर है आपके और मेरे कदमों का खुरा भी शामिल है। लेकिन खुशखबरी यह है कि मैंने एक औरत की सैंडल के निशानात को बिल्कुल अलग शनाख्त कर लिया है। लगता है पिछले 8-10 दिन में सिर्फ यही एक औरत आई है, क्योंकि
इसके सिवा मुझे किसी और औरत का खुरा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ताजदीन ने पहले ही कदम पर एक खुशगवार कामयाबी हासिल कर ली थी। मैंने मुनासिब अल्फाज में इसकी कोशिश को सराहा। सताइशी अल्फाज काम करने वाले का हौसला बढ़ा देते हैं और वो ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा तनदही से काम में जुट जाता है। ताजदीन के चेहरे पर नजर आने वाला वलवला भी इसी बात की निशानदही कर रहा था। मैंने कहा, ताजदीन, अब तुम अपने हुनर को काम में लाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाम से पहले ये मालूम करो कि वो औरत कहाँ से आई थी और क्वार्टर से निकलने के बाद वो किस तरफ गई थी। मैं कोशिश करता हूँ सरकार, उसने मादिल अंदाज में कहा। मैं अपने कमरे में आ गया और नूरी के कत्ल और कातिल के बारे में गौर करने लगा। अभी तक मैं ये तय नहीं कर पाया था कि मकतूला का नाम नूरी ही था या महज खानापुरी के लिए उसने मुझे ये नाम बताया था। जब तक इस वारदात का कोई सिरा हाथ ना लग जाता, कोई हतमी बात नहीं की जा सकती थी। मेरे बासिक अंदाजे के मुताबिक इसकी शहरत को किसी तेज धार आले की मदद से काटा गया था, यानी आला कत्ल कोई तेज धार छुरी या खंजर हो सकता था। मैंने जाए वकूआ का दूर दूर तक अच्छी तरह मुआयना किया था ताकि अगर कातिल ने आला कत्ल वहीं किसी जगह फेंक दिया हो तो मुझे मिल जाए, लेकिन इस तलाश में मुझे कामयाबी हासिल न हो सकी। मैं नूरी मर्डर केस में जहन को उलझाए बैठा था कि एएसआई शहजाद की सूरत दिखाई दी। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा इजाज़त तलब नज़र से मुझे देख रहा था। मुझसे निगाह मिली तो वो बड़े अदब आदाब से बोला, मलिक साहब, हाजिर हो सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ शहजाद, मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। भाई, ये तुम्हारा अपना थाना है। और थानेदार साहब, वो कमरे में दाखिल होते हुए सवालिया अंदाज में बोला। मैंने कहा, जब थाना तुम्हारा है तो थाना इंचार्ज भी तुम्हारा ही हुआ ना। आओ बैठो। वह एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने सवालिया नज़र से इसे देखा। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मलिक साहब, मैं आपसे एक शिकायत लेकर आया हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया और पूछा, किसकी शिकायत करने आए हो शहजाद? शहजाद इस थाने में एएसआई की हैसियत से फराइज अदा कर रहा था। थाने के तमाम अमले से मेरा फर्दन तारुफ तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ज़्यादा घुलना मिलना सिर्फ कांस्टेबल मुस्तफ़ा ही से हुआ था। पता नहीं वो क्यों मुझे अपना सा और काबिल भरोसा लगा था। इसका अंदाज और गुफ्तगू बताते थे वो कांस्टेबल के ओहदे से तरक्की करके बहुत ऊपर जाएगा। कब, इस बारे में मैं नहीं जानता था। एएसआई शहजाद मेरा इस्तफसार सुनकर चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहा, फिर तामुल करते हुए बोला, मलिक साहब, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे? दरअसल ये शिकायत मुझे आप ही से है। बात मुकम्मल करने के बाद उसने ऐसी नज़र से मुझे देखा जैसे डर रहा हो कि मैं इस जुर्रत की पादाश में इसे सूली पर चढ़ा दूंगा। मैं इसे तसल्ली आमेज लहजे में बोला, मैं तुम्हारे जैसे बहादुर और निडर लोगों को पसंद करता हूँ। तुम में इतना हौसला तो है कि अपने सीनियर से इनकी शिकायत कर सको। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत और शिकवा पैदा हो गया है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करने की कोशिश करूँगा। मलिक साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे आप किसी बात से मुझसे नाराज़ हैं। वो मोहतात लहजे में बोला, भाई, मुझे इस थाने का चार्ज संभाले हुए अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं। भला मैं तुमसे किस बात पर नाराज़ हूँगा? मेरा ख्याल है हम आज पहली मर्तबा बाकायदा गुफ्तगू कर रहे हैं। बताओ, तुमने मेरी किस बात से अंदाज़ा लगाया कि मैं तुमसे खफा हूँ? वो वजाहत करते हुए मादिल लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं ओहदे के एतबार से एएसआई हूँ। एक एएसआई किसी कांस्टेबल से अच्छा सीनियर होता है, लेकिन आपने इस औरत के कत्ल के सिलसिले में मुझे एतमाद में लेकर कोई कारकर्दगी दिखाने का मौका नहीं दिया। उसने बात ख़त्म की तो मैं इसकी तकलीफ को भांपने में कामयाब हो गया। इसे ये बात बुरी तरह चुभ रही थी कि मैंने इसके मुकाबले में कांस्टेबल मुस्तफ़ा को ज़्यादा अहमियत दे दी थी। मेरे इसी रवैये का शिकवा करने वो मेरे पास चला आया था। इसकी शिकायत एक हद तक जायज़ भी थी, लेकिन मेरा काम करने का अपना अंदाज है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। किसी थाने में थाना इंचार्ज की हैसियत एक बाप की सी होती है और वहाँ का अमला उसकी औलादों की मानिंद। थानेदार को बखूबी इल्म होता है कि इनकी कौन सी औलाद कितने पानी में है। एक कामयाब बाप इसी मुनासबत से अपनी औलादों से काम लेता है। मैं कांस्टेबल मुस्तफ़ा की सलाहियत और काबिलियत को जान गया था, लिहाजा ये समझने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि इसे एएसआई शहजाद कांस्टेबल मुस्तफ़ा से पूरी तरह जेलसी हो रही थी।
इनकी बाहमी चपकलिश और रंजिश को बाद में देखा जा सकता था सरे दस्त। मैंने एएसआई की अश्कजोई जरूरी समझी और बड़े वाज़े अंदाज में कहा, शहजाद, मैं अपने अमले में किसी एक को किसी दूसरे पर फोकियत महज काबिलियत और कारकर्दगी की बिना पर देता हूँ। तुम अपना मुकाबला किसी कांस्टेबल से मत करो। मैं इस मर्डर केस के सिलसिले में तुमसे भी काम लूँगा और वो एक कांस्टेबल के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा काम होगा।